तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग 01 को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्द से जल्द पावरफुल बनना चाहता था, मगर 01 के सामने जाते ही व्हाइट फॉक्स से उसकी मुलाकात हो गई। व्हाइट फॉक्स उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी, जिसके चलते 01 को टेंशन आने लगा। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग की अंशुई भी स्टार मार्शल अकेडमी की डिसाइपल बन चुकी है और उसने यान जियांग को तीसरी रैंकिंग की स्पिरिट पिल गिफ्ट कर दी, जिस पिल की मदद से यान जियांग ने थंडर सोर्ड बॉडी की नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर कियानशु यान जियांग से मिलने पहुंच गई थी। यान जियांग तो उसे इतनी सुबह सुबह अपने घर के सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो उससे पूछ रहा था कियानशु कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया, तुम भला इतनी सुबह मुझसे मिलने क्यों आ गई? जिस पर कियानशु कह रही थी शायद सीनियर स्पिरिट गैदरिंग एरी के बारे में भूल ही गए। आपको पता है ना, आज वो एरी ओपन होगी। अब यान जियांग ने तो इस स्पिरिट गैदरिंग एरी का नाम ही पहली बार सुना था, तो कियानशु स्पिरिट गैदरिंग एरी के बारे में उसे डिटेल में बताने लगी। वो कह रही थी कि ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन है, अगर उसके सेंटर में बैठकर कल्टीवेशन किया जाए तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ इंक्रीज होगी। फॉर्मेशन के अंदर का एक दिन बाहर किए गए हुए 30 दिनों की कल्टीवेशन के बराबर है, और इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ ताकि हम दोनों मिलकर स्पिरिट गैदरिंग एरी में कल्टीवेट कर पाए। इससे सीनियर यान जियांग को भी फायदा होगा और मुझे भी। वहीं पर यान जियांग भी इस एरी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो कियानशु उसका हाथ थामते हुए उसे बड़ी तेजी के साथ एरी की तरफ ले जाने लगी। और ये सब यान जियांग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर 01 ने हम दोनों को साथ देख लिया तो मसला हो जाएगा। पहले ही व्हाइट फॉक्स की घटिया हरकतों की वजह से उसे मुझ पर शक हो चुका, अगर ऐसे में वो कियानशु के साथ मुझे देख ले तो मसले हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद ये लोग स्पिरिट गैदरिंग एरी के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर कुछ डिसाइपल ऑलरेडी कल्टीवेशन में बिजी हैं। जो देख कियानशु कह रही थी कि अब हमने भी कल्टीवेशन करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स पहुंच जाएंगे। उस एरी के कांटेक्ट में आते ही यान जियांग बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर पा रहा था। अरे वो दोनों तुरंत एरी के सेंटर में जाकर बैठने ही वाले थे कि तभी एक डिसाइपल यान जियांग से कहने लगा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा होगा कि तुम एरी के सेंटर में ना बैठते हुए कोई और जगह ढूंढो। जो सुनकर यान जियांग उसे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि मेरे भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कहीं ये जगह किसी ने रिजर्व तो नहीं की? तो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि ना, ये स्पॉट किसी ने रिजर्व नहीं किया, बल्कि मान फैमिली की कल्टीवेटर्स ने ऑलरेडी इसे क्लेम किया था। दरअसल वो दोनों भाई स्टार लिस्ट की तीसरी रैंकिंग पर हैं, तो ऐसे पावरफुल बंदों से पंगे लेना सही नहीं होगा। जरा नोटिस करो, हम लोग भी एज पर बैठे हुए हैं, हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सेंटर में जाके कल्टीवेट करे, इसलिए मैं तुम दोनों को सलाह दे रहा हूँ कि बेवजह अपने लिए मुसीबतें खड़ी मत करो। जिस पर यान जियांग कह रहा था, चलो ये तो अच्छा हुआ कि मुझे मुसीबतों से डर नहीं लगता, अगर कोई बेवजह ही मुझसे पंगे लेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। और इतना कहते साथ ही यान जियांग और कियानशु फॉर्मेशन के सेंटर में जाकर कल्टीवेट करना शुरू कर चुके। हालांकि थोड़ी देर में यान जियांग को किसी की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम स्पिरिट एरी के सेंटर में जाकर बैठ जाओ? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये जगह हमारे लिए रिजर्व थी? तब यान जियांग ने देखा कि वहाँ पर मान फैमिली के 2 कल्टीवेटर्स पहुंच चुके हैं। अगर बेवजह पीटना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। जिस पर कियानशु कह रही थी कि ये फॉर्मेशन तो सबके लिए अवेलेबल है, और जहाँ पर मेरा दिल करेगा मैं वहीं पर कल्टीवेट करूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें फॉर्मेशन के सेंटर में ही कल्टीवेट करना है तो जाओ, थोड़ी देर में वापस आ जाओ। जो सुनकर वो बंदा कह रहा था, लड़की, मुझ में ज्यादा पेशेंस नहीं है, इसलिए बेवजह मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो थोड़ी देर बाद तुम्हें रिग्रेट होगी। तो कियानशु उससे कहने लगी कि जिंदगी में आज तक मैंने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, और ना ही मुझे रिग्रेट का मतलब पता है, इसलिए तुम चुपचाप से साइड में हट जाओ और हमें कल्टीवेट करने दो। वेल, कियानशु की बातें सुनकर वो बंदा उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके भाई ने उसे रोक लिया। वो कियानशु से कह रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है, शायद तुमने अभी अभी हमारी स्टार मार्शल अकेडमी को ज्वाइन किया होगा, तो क्यों ना झगड़े करने की बजाय हम आपस में दोस्ती कर ले। वेल, मेरा नाम है मांटू और मैं स्टार लिस्ट की 3rd रैंकिंग का डिसाइपल हूँ, और सच बताओ तो मुझे तुम्हारे तेवर काफी ज्यादा अच्छे लगे, तो क्यों ना तुम मेरे साथ दोस्ती करो। हालांकि मांटू के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे, जिन्हें नोटिस करते हुए कियानशु कहने लगी कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहते, बल्कि ये तो तुम्हारी एक चाल है। अब इनके दरमियान माहौल गर्म होता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स वहाँ से भाग निकले। वहीं पर मांटू का छोटा भाई कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बड़े भाई की डिसरिस्पेक्ट करो, और अब वो बंदा कियानशु को एक चमाट लगाने ही वाला था। हालांकि कियानशु ने उस पर समय रहते एक टैलिस्मान से अटैक कर दिया।
और उसके एक ही अटैक में वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। जो देख मांटू कियानशुई से कह रहा था कि आज तक इस मार्शल अकेडमी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारी मान फैमिली को ऑफेंड करे। लड़की, तुमने तो बेवजह खुद के लिए मुसीबतें खड़ी की, अब तो तुम्हारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस पर कियानशुई कह रही थी कि तुम्हें आज तक किसी ने ऑफेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि आज तक तुम्हारी मुझसे मुलाकात ही नहीं हुई थी। जो सुनकर तो मांटू अब और ही ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि पहला तो मैं बस तुम्हें पनिश करना चाहता था, लेकिन अब तुम बुरी मौत मारी जाओगी। अब मांटू अटैक करने ही वाला था कि तभी यानजियांग बीच में आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम एक लड़की पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें तो अपनी मर्दानगी पर शर्म आनी चाहिए। जो सुनकर मांटू कह रहा था ठीक है, पहला तो फिर मैं तुझे ही रास्ते से हटा दूंगा, उसके बाद ही इस बदतमीज लड़की को तमीज सिखाई जाएगी। इतना कहते साथ ही मांटू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लिया। साथ ही साथ रॉक डीमन फीस्ट मूव का यूज करते हुए सीधे यानजियांग पर अटैक कर चुका था। हालांकि यानजियांग ने समय रहते अपने थंडर बीस्ट को समन करते हुए सीधे उस बंदे की बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देखकर ही मांटू काफी ज्यादा हैरान था। इतना ही नहीं, यानजियांग ने अपने थंडर सोर्ड की मदद से मांटू को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। कियानशुई कह रही थी कि शायद अब ये लोग सबक सीख चुके होंगे, आइंदा से कभी किसी को बेवजह बुली नहीं करने वाले। जिसके बाद वो यानजियांग से कह रही थी कि इन नमूनों की वजह से हमारा काफी वक्त जाया हो गया, तो चलो जल्दी से कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए यानजियांग भी राजी हो गया। मगर तब तक मान फैमिली का एल्डर वहाँ पर पहुंच चुका था। वो कहने लगा कि मेरे ग्रैंडसन को हर्ट करके तुम्हें लगता है कि तुम कल्टीवेट कर पाओगे? नहीं बच्चों, मेरे होते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। साथ ही साथ मांटू अपने ग्रैंडफादर के सामने शिकायतें करने लगा कि इन दोनों ने बेवजह हम पर अटैक किया। इस लड़की ने मेरे छोटे भाई ली पर टैलिस्मान से अटैक किया। इतना ही नहीं, इस बंदे ने मुझे भी बुरी तरह से घायल किया था। तो प्लीज ग्रैंडफादर, अब आप ही इन दोनों को सबक सिखाएं। जिस पर वो एल्डर कह रहा था कि तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक ये बुढ़ा जिंदा है तब तक कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और इतना कहते साथ ही उस एल्डर ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हुए सीधे यानजियांग पर हमला कर दिया। हालांकि यानजियांग ने अपने एक ही पंच में उस बीस्ट को पीछे पुश कर दिया था। वहीं पर कियानशुई ने अपनी इन पावर का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल बीस्ट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगला हमला करने की बारी थी यानजियांग की। उसने तुरंत ही अपनी थंडर सोर्ड को समन करते हुए उस मास्टर पर हमला कर दिया, जिसे वो मास्टर अपनी पावरफुल शील्ड फॉर्म करते हुए काउंटर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी देर में उसकी शील्ड ब्रेक होकर वो मास्टर जमीन पर पटक जाता है। जो देखी दोनों बंदे कह रहे थे कि तुमने हमारे एकेडमी के एल्डर को बुरी तरह से घायल कर दिया, अब तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिस पर कियानशुई कह रही थी कि अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना, वरना मैं अपने टैलिस्मान की मदद से तुम्हारी मेरिडियंस को ब्रेक कर दूंगी, फिर तो तुम दोबारा कभी किसी से पंगे लेने के लायक नहीं बचने वाले। और तभी वहाँ पर व्हाइट फॉक्स पहुंच जाती है। वो कहने लगी कि इस फॉर्मेशन में कल्टीवेशन करने के बजाय तुम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हो। अब व्हाइट फॉक्स को देखकर वो मास्टर कहने लगा कि वाइस मास्टर, आप तो एकदम परफेक्ट टाइम पर यहाँ आई हो। ये दोनों बच्चे बेलगाम जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इन्होंने मुझ पर बेवजह अटैक करके हमारे एकेडमी के रूल्स को ब्रेक किया है। साथ ही साथ मेरे ग्रैंडसन भी इन दोनों की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। इतना ही नहीं, मैं इस एकेडमी का एल्डर होकर भी इन लोगों ने मेरा अपमान किया। प्लीज अब आप ही इन लोगों को पनिश कीजिए। जो सुनते साथ ही व्हाइट फॉक्स तुरंत ही कियानशुई के पास चली गई, मगर वो तो उसे पनिश किए बजाय ये पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लग गई? जिस पर कियानशुई जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं कि हम दोनों पर अटैक कर पाए, और अब तो सीनियर भी यहाँ आ चुकी है तो हमें कोई डर नहीं। तो व्हाइट फॉक्स उससे कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे सीनियर ना बोलकर सिस्टर बाइशाओ बोला करो। उन लोगों की जान पहचान देखकर मान फैमिली को अब टेंशन आने लगा। एल्डर बाइशाओ से पूछता है कि क्या आपको पता है ये लोग कौन है? जिस पर बाइशाओ जवाब देते हुए कहने लगी कि मास्टर जिंग, ये तो अच्छा हुआ कि आपने कियानशुई को बुरी तरह से घायल नहीं किया, वरना आपके साथ हमें भी सॉन्ग फैमिली के कहर को झेलना पड़ता। आप तो बुजुर्ग हो, तो आपने ऐसे नए डिसाइपल्स को तंग नहीं करना चाहिए। चलिए जल्दी से कियानशुई से माफी मांगिए। जो सुनकर जिंग कह रहा था, वाइस मास्टर क्या आपको नजर नहीं आ रहा, इन लोगों ने हम तीनों को भी घायल किया है, तो माफी हमने इनसे नहीं बल्कि इन्होंने हमसे मांगनी चाहिए। और मैं तो उम्र में भी इनसे काफी ज्यादा बड़ा हूँ, तो भला मैं इन बच्चों के सामने माफी कैसे मांग सकता हूँ? जिस पर वाइस मास्टर बाय कहने लगी कि अगर मैं बोलती हूँ माफी मांगो तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो मेरे कमांड को ऑबे करना तुम्हारा फर्ज है, वरना तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। जो सुनकर मास्टर जिंग कह रहा था कि ये बात साबित हो गई कि आप इस बच्चे को काफी ज्यादा फेवर कर रही हो। अगर आपने अभी भी इसका साथ दिया तो मुझे हमारे सेक्ट मास्टर के पास आपकी शिकायत करनी होगी। जो सुनकर बाइशाओ कहने लगी कि अरे वाह, तुम तो 01 की धमकी देकर मुझे प्रेशराइज करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं 01 से डरती हूँ? नहीं, अगर 01 यहाँ पर होती तो मैं उसके सामने भी तुम्हें पनिश करती। और हाँ, इस बात की
गारंटी है कि जीरुआन भी मुझे नहीं रोकती। इतना कहते साथ ही व्हाइट फॉक्स ने अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लिया। वो अपने व्हाइट फॉक्स की मदद से एल्डर जेंग पर अटैक कर चुकी थी, जो देखकर एल्डर जेंग भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हुए सीधा उसका मुकाबला करने लगा। वेल यहाँ पर इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर मास्टर जेंग काफी पीछे पुश हो जाता है। वो कह रहा था, वाइस मास्टर आपने बस इन दो कल्टिवेटर्स के लिए मुझे ऑफेंड किया, मैं ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप वाइस मास्टर हो तो क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती। आप चाहती थी ना मैं इनसे माफी मांगू, तो कान खोलकर सुन लो, वो तो होने से रहा। जो सुनकर बाईशाओ गुस्से में कहने लगी कि फिर तो मुझे तुम्हें पीटना होगा, तभी जाकर तुम्हें अकल आएगी। हालांकि बाईशाओ की मास्टर जेंग पर अटैक करने से पहले ही जीरुआन वहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो बाईशाओ से कहती है कि भले ही मास्टर जेंग की इसमें गलती ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे एकेडमी के मास्टर हैं और हम अपने एल्डर को ऐसे जलील नहीं कर सकते। अगर हमने उन्हें इस तरह से ऑफेंड किया तो इसका हमारे स्टार मार्शल एकेडमी के रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा। लोग तो ये सोचेंगे कि हम अपनी ही एल्डर्स की इज्जत नहीं करते। इधर एल्डर जेंग भी जीरुआन से कह रहा था कि सेक मास्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वाइस मास्टर तो बेवजह ही मुझे पनिश कर रही है। जो सुनकर बाईशाओ जीरुआन से कह रही थी कि ये सब तुम्हारी लाड़ प्यार का नतीजा है। अगर तुम हमारे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक करने पर कड़ी पनिशमेंट देती तो शायद ये लोग कभी किसी को बुली ना करते। हालांकि जीरुआन अब इस मसले में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि शुरू से ही उसने इन एल्डर्स को काफी ज्यादा छूट दी हुई थी और फिलहाल ये लोग इसी का फायदा उठा रहे। और अब जीरुआन कियानशुई से कहने लगी कि आज तुम्हारा यहाँ पर पहला ही दिन था और पहले ही दिन पर तुम्हें ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ गई। मास्टर जेंग काफी ज्यादा प्राउड है, वो तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, इसलिए प्लीज उनकी बातों को नजरअंदाज करो। दरअसल कियानशुई मार्क्विस सोंगशिया की ग्रैंड डॉटर है और मास्टर सोंगशिया तो अपनी जस्टिस और राइचसनेस के लिए फेमस थे और इसी वजह से कियानशुई को यहाँ पर काफी अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। वहीं पर कियानशुई जीरुआन को बताने लगी कि सीनियर यान जियांग ने मुझे प्रोटेक्ट किया, अगर सीनियर मेरा साथ ना देती तो शायद ये तीनों लोग मिलकर मुझे घायल कर देते। बहरहाल ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारा तमाशा हो चुका है, तो क्यों ना हम इस मैटर को यहीं पर ड्रॉप कर दे। अगर मेरे ग्रैंडफादर तक ये इंसिडेंट पहुँच गया तो बेवजह परेशान हो जाएंगे। इधर यान जियांग खुश था कि ये मसला हल हो गया, मगर अब उसके दिमाग में एक दूसरी टेंशन थी, जो कि है जीरुआन की। उसे लगता है कि अब जीरुआन को मुझ पर और कियानशुई पर शक होगा। पता नहीं क्यों मैं हर बार ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में क्यों फंसता जा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब जीरुआन मुझे तलाक दे देगी। यहाँ पर जीरुआन बस उसे गुस्से में घुरी जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने अपने हस्बैंड को इस एकेडमी में एडमिशन दिलवा कर ही गलती कर दी। जिसके बाद जीरुआन बाईशाओ से कहने लगी कि मेरे ख्याल से हमने इस मसले को यहीं पर हल कर देना चाहिए। हालांकि बाईशाओ ने ठान लिया था कि वो मास्टर जेंग को कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर देगी, इसलिए वो कहने लगी जीरुआन मैं ऐसे टायरेंट लोगों को आसानी से नहीं छोड़ती। मास्टर जेंग ने इन दोनों को बुली इसलिए किया क्योंकि वो अपनी एल्डर की पोजीशन का फायदा उठा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मास्टर जेंग से उसकी इनर मास्टर की पोजीशन छीनने वाली हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो अभी बता दो। वहीं पर मास्टर जेंग जीरुआन को बार बार यही बता रहा था कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, हम तीनों की इसमें कोई गलती नहीं, इन बच्चों ने तो बेवजह ही हम पर अटैक किए थे। अगर आपको वाकई किसी को पनिश करना है तो इन दोनों को कीजिए, इन्होंने हमारे एकेडमी के रूल्स को ब्रेक किया था। हालांकि जीरुआन ने मास्टर जेंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो बाईशाओ के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत थी, जिसके बाद वो कियानशुई से कहती है कि अब तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, अब तो यहाँ पर कोई तुम्हें बॉदर नहीं करने वाला, और अगर किसी ने कोई जुर्रत की तो बस मुझे बता देना और मैं उसे पनिश करूंगी। इतना कहते साथ ही वो यान जियांग से कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जो सुनते साथ ही यान जियांग समझ गया था कि अब उसकी कोई खैर नहीं। वहीं पर कियानशुई को भी यान जियांग के लिए टेंशन आने लगा। दरअसल उसे यान जियांग और जीरुआन के रिश्ते के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वो बाईशाओ से कहने लगी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मास्टर जीरुआन यान जियांग को कोई पनिशमेंट ना दे दे। तो बाईशाओ कह रही थी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यान जियांग को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। दरअसल बाईशाओ को पता था कि अब यान जियांग की खटिया खड़ी होने वाली, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।